सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर। और अगर आप नए हैं तो आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको लगातार इस तरह के वीडियोस मिलते रहें। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और आगे भी शेयर कर दें। तो आज के सेशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं, 2019 में जो सीटेट का पेपर आया है उसको आज हम कवर करेंगे। तो सब लोग तैयार हो जाओ, कमर कस लो, तेज़ी के साथ शुरुआत होने वाली है आप लोगों के क्वेश्चंस की, जिससे कि हम शुरुआत करेंगे आज के सेशन में और देखेंगे आपको और क्या क्या हम देने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए पहला सवाल मैं आपके सामने रख देता हूं। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। एक बीकर, क्योंकि 15 क्वेश्चन मैंने करा देते वहीं से स्टार्ट करूंगा। एक बीकर में 3/7 भाग में पानी है। बीकर को ऊपर तक भर दिया गया है। पानी से भरने के लिए 16 लीटर पानी की और आवश्यकता है। बीकर की धारिता आपको बतानी है क्या होगी। तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। बहुत आसान सवाल है और मैं चाहूँगा आपका जवाब बड़ी आसानी से बिना किसी तकल्लुफ़ के वो मिल जाए। मुझे ऐसा उम्मीद है कि बिना किसी तकल्लुफ़ के आप इस सवाल को आसानी से देंगे और इस महासंग्राम में ज़रूर शामिल हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं, धीरे धीरे हमारे साथी जुड़ रहे हैं हमारे साथ और मैं देख रहा हूँ तेज़ी के साथ आप लोगों का आगमन हो रहा है और ऐसे ही आगमन लगातार जारी रहेगा। तो एक प्रश्न आप बहुत अच्छे से एक कॉन्सेप्ट को आप क्लियर कर पाएंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए मैं शुरुआत कर रहा हूं। पहला प्रश्न आपके सामने मैंने रख दिया है। अब मैं चाहूँगा कि आप इस प्रश्न का जवाब मुझे ज़रूर दें। तो यहाँ पर देखते हैं कौन कौन व्यक्ति आ चुके हैं। और यहाँ पर सुभाष जी ने 15 का बी ऑप्शन दे दिया है। सबसे पहले समझते हैं, बहुत बड़े सुभाष। देखते हैं, ये एक बीकर है। ओके, दिस इज योर बीकर। उसके 3/7 भाग में पानी भरा है। ये 3/7 है और ये वाला भाग जो है वो खाली है, इट्स ब्लैंक। उसने कहा इसमें भरने के लिए 16 लीटर पानी आएगा, इसमें 16 लीटर पानी और आ जाएगा। तो जो खाली भाग था उसमें 16 लीटर पानी और आ जाएगा। इसका मीनिंग क्या है, यानी खाली भाग कितना है, पूरे बीकर का 3/7 तो भरा है। तो अगर मैं एक में से 3/7 घटा दूँ तो 4/7 भाग खाली है बीकर का। नहीं, 4/7 ऑफ द पार्ट ऑफ द बीकर इज एम्प्टी, यानी 4/7 भाग में कितना पानी आएगा, 16 लीटर। तो ऐसे से 4 बीकर को देखें तो कितना आएगा, 16 × 7। और अगर हम एक बीकर की धारिता निकालें तो 16 × 7/4, 4 × 16, 28 लीटर। आप इसको x मान के भी कर सकते थे कि माना पूरा बीकर x है तो ये भी x हो गया, ये भी x हो गया। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि भाई 4/7x किसके बराबर है, 4/7x किसके बराबर है। आपने कहा 4/7x जो है वो है 16 के बराबर। तो x किसके बराबर होगा, 16 × 7/4, that is 28 is the right answer. Is it clear? Any issue, any problem? If you have, you can ask. Is it clear? Is it clear to all? वेरी गुड। सबने बी ऑप्शन देकर सवाल को आगे बढ़ाने का पूरा मौका दिया है। एक और सवाल लेता हूं आपके समक्ष और देखता हूं एक और सवाल। चलो एक देखते हैं ये सवाल क्या कहता है। निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्याएं अवरोही क्रम को निरूपित करती हैं। अवरोही क्रम जानते हैं ना आप क्या होता है, अवरोही क्रम को जानते हैं आप क्या होता है, मे भी सब लोगों को पता होगा अवरोही क्रम क्या होता है। ओके, तो अवरोही क्रम की बात करते हैं, दैट इज घटता क्रम। ये अवरोही क्रम को घटता क्रम बोलते हैं। तो 30.5, 3.50, 3.05, 3.055, 3.005, 0.355, ऐसे ही 4 संख्याएं यहाँ पर लिखी हैं, 4 ऑप्शन लिखे हैं। आपको बताना इनमें से कौन सा अवरोही क्रम है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिसेंडिंग ऑर्डर। बहुत ही खूबसूरत सवाल था और मैं चाहूँगा खूबसूरत सा जवाब आपका मिले। तो क्या था इसका आंसर, देखते हैं आपका जवाब क्या देते हैं आप मुझे। तो यहाँ पर 16 का डी, सबसे पहले सुभाष चंद्र ने कहा है डी, मनोहर ने भी कहा है डी। क्या बात है, सब लोग डी के पीछे पड़े हैं। ओके, बहुत बढ़िया, सब लोग डी के पीछे पड़ेंगे, डी इसका सही जवाब होगा। ओके, लेट्स सी, देखते हैं डी होता है कि क्या आता है। और सबने डी बताया, चलो देख लेते हैं क्या है। देखिए समझिए भाई, 30 तो सबसे बड़ा है ही, तो पहले नंबर पर तो वो आएगा ही। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो गया, ये तो होगा ही नहीं। ओके, अब देखो 3.50 3.05 से बड़ा है। ओके, लेकिन 3.055 से 3.05 छोटा है, यानी ये अपोजिट लिखे हैं, ये भी गलत हो गया। इसको देखते हैं, 0.5 नहीं बड़ा होता 0.55 से, और उसने बोला 3.5, 3.5
क्या छोटा होता है 3.055 से? आपने कहा नहीं, ये भी गलत हो गया। तो सही क्या बना? सबसे बड़ी संख्या 30.5, उससे छोटी 3.5, देन 3.055, देन 3.05, देन 3.005 एंड देन 0.355। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे। अगर आपको समझ में ना आए तो आप इसका इजी तरीका मैं बता देता हूँ। जैसे आपने कहा 30.5 यहाँ पर लिखा था, 3.50 यहाँ पर लिखा था, 3.05 यहाँ पर लिखा था, 3.055 ये लिखा था, 3.005 यहाँ लिखा था और 0.355 यहाँ लिखा था। तो दशमलव में सबसे ज़्यादा अंक कहाँ पर है? 3 अंक हैं। तो आप इसमें दशमलव को हटाने के लिए इसकी मल्टीप्लाई कर दो, तो सभी में कर दो, आपका सवाल संख्याओं में बदल जाएगा। देन यू कैन इजीली फाइंड आउट द आंसर। इज इट ओके? जैसे आप इसको करेंगे तो 30,500, इसको करेंगे तो क्या होगा? 3,500। तो ये आपको कंप्लीट डिजिट मिल जाएंगे। हालांकि आप इस लेवल पर नहीं कि ऐसे करें, लेकिन फिर भी आप आसानी से समझ सकते हैं सवाल कैसे हो सकता है। इज इट क्लियर? तो आप इसको भी ऐसे भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप सिंपल इसको ऐसे 3050, 3055, 3005 और 355। तो अब आप आसानी से बता सकते हैं कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। पुट कर दो आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा एक क्वेश्चन चला है अभी। ओके, एक और सवाल आपके स्क्रीन पर मैं रख रहा हूं, देखूंगा जवाब मिलेगा क्या। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। मैं कौन सी संख्या हूं? ऐसे सवाल हर बार टेट में आ रहे हैं। मैं कौन सी संख्या हूं? मैं 2 अंकों की सम संख्या हूं, मैं 3 और 4 का सार्वगुणज हूं, मेरे कुल 9 गुणनखंड हैं। अब व्हाट नंबर एम आई? आई एम एन इवन नंबर ऑफ 2 डिजिट, आई एम ए यूनिवर्सल ऑफ नंबर ऑफ 3, 4, 6 एंड आई हैव ए टोटल ऑफ 9 फैक्टर्स। यानी यूनिवर्सल फैक्टर भी है 3, 4, 6 का। तो आपको बताना है इनमें से वो संख्या कौन सी है। देखिए, इन सवालों को आप आसानी से विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन भी कर सकते हैं, इन सवालों को आप विद द कंप्लीट सॉल्यूशन भी कर सकते हैं। तो सबसे तेजा सुभाष हैं, जो बहुत तेजी से एग्रेसिव है, और मनोहर सुभाष दोनों ही तेजी से उत्तर देते हैं। बहुत बढ़िया, समझते हैं क्या मीनिंग है। देखो, मैं सम संख्या हूं, ऑल नंबर्स आर इवन, ये प्रॉपर्टी तो सही हो गई। 3, 4, 6 के फैक्टर्स हैं। अब देखो 3 से ये भी कटता है, 4 से भी कटता है, 6 से भी कटता है, ये भी कटता है 3, 4, 6 से, ये नहीं कटता, बस 4 से नहीं कटता, ये कट जाता है 4 से, 3 से नहीं कटता है, तो ये तो अलग हो सकता है। लेकिन अभी 3 ऑप्शन बचे। उसने कहा मेरे कुल 9 गुणनखंड हैं, मेरे टोटल 9 फैक्टर्स हैं। अब क्या करें? तो हम इंडिविजुअली 24 के फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। व्हाट इज 1 और 24, 2 12 दूनी 24, 3 8 24 और 4 6 24। यानी इसके कुल मिलाकर कितने फैक्टर हुए? 2 4 6 8। तो 24 के तो 8 हैं, 24 तो नहीं होगा क्योंकि उसने बोला 9 फैक्टर है। 36 की बात करते हैं तो 1 × 36, 2 × 18, 3 × 12, 4 × 9, 6 × 6। तो कितने हो गए? 2 4 6 8 और 6 9 फैक्टर। ओके, यानी मेरा जवाब ऑप्शन नंबर 2 मेरे सामने आ गया। कोई प्रॉब्लम? गुड इवनिंग प्रियंका जी, डॉली गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। तो समझ में आया? तो आपको प्रश्न में हमेशा से सिखाते रहता हूँ कि मेरे कितने फैक्टर्स हैं, तो ये फैक्टर आपको निकालने आने बहुत ज़रूरी हैं। देन ही आप आगे की तैयारी कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। इज इट क्लियर? ओके, डन। आगे बढ़ूँ, एक और सवाल, वन मोर क्वेश्चन फॉर यू। सबको समझ में आया है ना? मेरे कितने फैक्टर कैसे करना है, ऐसे करना, आप सबको समझ में आ गया है। दैट्स वेरी नाइस। तो बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आशा घर के खर्च में से कुछ रकम बचाकर एक मोबाइल फोन खरीदना चाहती है। प्रत्येक सप्ताह वह सोमवार को 60 रुपये, बुधवार को 100 रुपये और शुक्रवार को 80 रुपये बचाती है तथा रविवार को इसमें से 60 रुपये खर्च कर देती है। उसे 6,300 रुपये का मोबाइल खरीदने के लिए कितने सप्ताह बचत करनी होगी? आशा wants to buy a mobile phone by saving some money from household expenses. Each week she saved 60 rupees on Monday, 100 rupees on Wednesday and 80 rupees on Friday and spend 60 rupees on Sunday. How many weeks will she have to save
टू बाई ए मोबाइल ऑफ ₹6300। तो यहाँ पर डी 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 डी, क्या बात है, आज तो आप लोगों ने पूरा लगा दिया है। जैसे क्वेश्चन आता है उससे पहले आप आंसर दे देते हैं। दैट्स ग्रेट, वेरी नाइस। क्वेश्चन से पहले आप आंसर तैयार रख रहे हैं, दैट्स वेरी कूल। ये बहुत अच्छा लग रहा है कि आप क्वेश्चन से पहले आंसर को एकदम तैयार रखते हैं। बहुत बढ़िया, मुझे उम्मीद है कि आप इस तरह से अपने सवालों के जवाब देते रहेंगे, मुझे काफ़ी अच्छा लगता रहेगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आखिर ये सवाल कैसे हो। भाई लाइक वाइक करते रहो वीडियो को, लाइक से काम चलाओ, ऐसे काम कैसे चलेगा। प्रियंका, बहुत बढ़िया। देखो समझते हैं। उसने कहा आशा घर के खर्च में से कुछ रकम बचाकर, यानी वो मंडे को 60 रुपीज़ सेव करती है, फ्राइडे को वो 100 रुपये सेव करती है, और संडे को और बुधवार को, वेडनेसडे को वो 100 रुपये और यहाँ पर 80 रुपये। एक मिनट रुकिएगा, मैं फिर से कर देता हूँ, नहीं तो आप कहेंगे गलत कर दिया। मंडे, वेंसडे और फ्राइडे, ये उसकी सेविंग डे है। मंडे को 60 रुपये, वेंसडे को 100 रुपीज़, फ्राइडे को 80 रुपये। सबको जोड़ दें तो 240। उसने कहा वो पूरे 3 दिन में 240 रुपये बचाती है, लेकिन संडे में वो 60 रुपये खर्च कर देती है, तो कितने बचे? 180 रुपये। यानी एक वीक में वो कितना सेव करती है? 180 रुपये। अब उसको 6300 रुपये का मोबाइल लेना है, तो उसे कितने वीक बचत करनी पड़ेगी? जब वो एक वीक में 180 रुपये बचाती है, तो क्या मैं इसका डिवाइड कर दूँ? 18 3 54, 18 5 90, 35, 35 वीक्स, 35 सप्ताह, 35 सप्ताह, हाँ कर दिला। ओके डोली, थैंक यू। यानी वो कुल मिलाकर के 35 सप्ताह सेविंग करेगी, तब जाकर वो एक मोबाइल लेगी। तो 35 सप्ताह मतलब 6 महीने के लगभग वो उसे काम करना होगा। डी को लॉक कर दिया, प्रतीक आ चुके हैं। डी को लॉक कर दिया प्रदीप, और आंसर ये रहा आपके सामने ही ऑलरेडी 35। तो नया क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं एक और सवाल आपकी स्क्रीन पर। ये रहा, निम्नलिखित में से किस अक्षर में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर सममिति रेखाएं हैं? Which of the following letter has both horizontal and vertical symmetry line? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीटेट में 2019 में तो आया ही आया है, और ये हर बार एग्जाम में आने के चांसेस बन जाते हैं। लाइन ऑफ सिमेट्री आपको पता होनी बहुत ज़रूरी है। तो मैं चाहूँगा आप लोग मुझे बताएं कि इनमें से कौन सा आंसर है जिसमें अक्षर में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों तरह की सिमेट्री लाइन अवेलेबल हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, 19 क्वेश्चन, और आपको आंसर देना है। ओके, प्रतीक ने कहा है डी। क्या बात है, आज तो कुछ ज़्यादा ही जोश में है साथी सारे, क्योंकि जैसे क्वेश्चन को देखते हैं तुरंत आप आंसर दे देते हैं। दैट्स वेरी नाइस। तो पहले इसको बहुत ही अच्छा खूबसूरत जवाब आपने दिया है, एकदम कोई दो राय नहीं, एकदम बढ़िया जवाब है। आपका जवाब बहुत ही खूबसूरत है। 19 का डी इज द राइट आंसर। तालियां आपके लिए। लेकिन पहले समझ लो कि ये आखिरकार सममिति का मतलब क्या है, ये लाइन ऑफ सिमेट्री होती क्या है। जब तक आपको ये नहीं पता होगा तब तक आप क्वेश्चन को सिर्फ याद करके ही उत्तर लगाएंगे, पर समझ के नहीं। तो पहले मैं बता दूं लाइन ऑफ सिमेट्री की परिभाषा क्या है। सममिति रेखा यानी लाइन ऑफ सिमेट्री एक ऐसी रेखा है जो किसी आकृति के मध्य से होती हुई जाती है, वो भी काल्पनिक। सममिति रेखा एक ऐसी काल्पनिक रेखा है जो किसी भी आकृति के मध्य से होकर गुजरती है, उसको दो भागों में तोड़ती है, और उन दोनों भागों को आपस में उस रेखा के सापेक्ष मिलाने पर वो एक दूसरे को पूर्णतः ढक लेते हैं। समझ में? आपने यही पढ़ा होगा कि दो भागों में बांट देते, लेकिन नहीं, दो भागों में बांटने के बाद अगर उस रेखा के सापेक्ष आप दोनों आकृति को चुप वापस मोड़ते हैं तो वो एक दूसरे को कवर कर लेती है। तो यहाँ पर दो तरह की लाइन ऑफ सिमेट्री ज़्यादातर पूछी जाती है, उसमें बता दूं आपको। पहला पार्ट में सी लेता हूं। देखो सी की अगर मैं बात करता हूं, सी इज हियर। अगर सी को मैं वर्टिकली काटता हूं ऐसे करके मिड से, तो आप देख रहे हैं क्या सी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है? नहीं। हाँ, अगर मैं सी को हॉरिजॉन्टल काट दूं, क्षैतिज काटूं, तो इस सी को दो भागों में तोड़ा गया, इसको ऐसे ऊपर कर देंगे तो ये सी के ऊपर ये वाला वैल्यू चला जाएगा। तो सी में एक लाइन ऑफ सिमेट्री है, कौन सी? दैट इज हॉरिजॉन्टल। इज इट क्लियर? तो सी कौन सी रेखा को करती है? सी कौन सी रेखा को करती है? क्षैतिज रेखा को। वाई की बात करते हैं। अगर मैं वाई की बात करता हूं तो देखो, अगर वाई को मैं हॉरिजॉन्टल कट कर देता हूं तो आकृति नहीं बनती, लेकिन अगर मैं इसको ऊर्ध्वाधर वर्टिकल कट करता हूं तो इसमें एक लाइन सिमेट्री आती है। वाई में एक हुई। ए की बात करते हैं, बहुत सारे बच्चों ने इसका उत्तर एग्जाम में ए दिया था, ए बड़ा सा बना लेते हैं। अब देखो ए की अगर मैं बात करता हूं तो एक लाइन ऑफ सिमेट्री अगर मैं इसमें डालता हूं तो वो यहाँ से जाएगी,
तो ये दो भागों में नहीं तोड़ेगी। लेकिन अगर ए को मैं वर्टिकली यहाँ से डिवाइड करता हूँ तो एक आकृति दूसरी आकृति के ऊपर पूरा आ जाएगी। तो ए में एक लाइन है कौन सी, वर्टिकल। ओके, अब बात करते हैं एक्स की कि उसका एक्स आंसर क्यों सही था, दैट इज एक्स। अब देखो, अगर मैं x को यहाँ से डिवाइड करता हूँ हॉरिजॉन्टल, तो x कंप्लीटली x के ऊपर आ जाएगा एक। हाँ, अगर मैं x को ऐसे डिवाइड कर देता हूँ तो भी x के ऊपर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के ऊपर एकदम इक्वल आएगी। इसीलिए इसमें दोनों सममितीय रेखाएं पाई जाती हैं। इज इट क्लियर? कोई भूलेगा तो नहीं? सममितीय रेखाओं को क्या कहते हैं? हाँ, एक्स हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों को बिल्कुल। कोई भूलेगा तो नहीं? सबको याद हो गया? अच्छा, एक सवाल पूछूं, मुझे इसका जवाब दोगे? सममितीय रेखाओं से पूछूंगा। ओके, मैं आपसे एक सवाल पूछूं, आप दोगे जवाब? पक्का? चलो तो बताओ। समांतर चतुर्भुज में, पैरेललोग्राम बोलते हैं इसको, कितनी सममितीय रेखाएं होंगी? हाउ मेनी लाइन ऑफ सिमेट्री इन ए पैरेललोग्राम? तो देखूंगा जवाब कौन कौन देगा। सब लोगों को पता है इसका जवाब क्या होना चाहिए, बस मैं आपका इंतजार कर रहा हूं कि आप इसका जवाब क्या देंगे। तो राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए इस सवाल का? 2। मनोहर ने कहा बहुत बढ़िया, 2, वेरी नाइस। एनी अदर? 1। निधि ने कहा 0। ओहो, क्या बात है, 2। अगर आपको पेपर में सवाल आ जाए तो आप तो बहुत अच्छे से करके आएंगे, है ना? चलिए, तो भाई बता दूं, जिन लोगों ने ऑप्शन दिया है 1 वो गलत जवाब है, और हाँ, जिन्होंने 2 दिया है उनके लिए बता दूं दुख खबरी है, वो भी गलत जवाब है। जिसने कहा है 0 और वो एकमात्र, वो है निधि। निधि, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका जवाब ठीक है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन 0। समांतर चतुर्भुज में एक भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है। रेक्टेंगल में नहीं, आयत में 2 होती हैं, वर्ग में 4 होती हैं, स्क्वायर में 4 होती हैं, रोम्बस में 2 होती हैं, और ट्रेपेजियम में 1 होती है। मैं बताता हूं कैसे प्रतीक, समझना इस बात को। जो दिया था सवाल आपको, देखो पैरेललोग्राम बनाते हैं। अब मैं आपको समझाता हूं। ये पैरेललोग्राम ऐसा होता है ना, जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर होती है, यही तो होता है। अब देखो, अगर इसमें मैं कोई लाइन ऑफ सिमेट्री डालता, फॉर एग्जांपल मैंने येलो कलर से एक लाइन ऑफ सिमेट्री डाली बीच से, यहां से, तो क्या जब इसको फोल्ड करोगे तो क्या ये एग्जैक्टली ऊपर आ जाएगा? मुझे बताओ। क्या अगर मैं इसको फोल्ड करूं, जैसे आपके सामने दिखा है, इसको मैं ऐसे फोल्ड करूं तो नहीं आएगा ना? क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये वाला कॉर्नर यहाँ जाएगा जो इसके ऊपर इसको नहीं ढके, और ये वाला कॉर्नर यहाँ आएगा जो इसको खाली छोड़ देगा, तो कंप्लीट ओवरलैप नहीं होगा ना। सेम कंडीशन में बताऊं आपको, इसमें यहाँ से अगर मैं इसको यहाँ से बीच से काटता हूँ तो क्या होगा? ये वाला कॉर्नर इधर चला जाएगा और ये वाला कॉर्नर इधर आ जाएगा, जब भी कंप्लीट ओवरलैप नहीं करेगा। इसलिए तो मैंने बोला, इसीलिए। और अगर हम डायगोनली भी चेक करें ना, डायगोनली विकर्ण के सापेक्ष, तो भी ये सेम कंडीशन होगी। जब डायगोनल बनाओगे तो ये वाला चीज हिस्सा यहाँ पर आएगा और ये वाला हिस्सा यहाँ पर आएगा। तो यानी इसमें किसी भी तरीके से कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बनेगी, क्योंकि आप जब इसको फोल्ड करोगे तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होगी और आप कोई भी सममितीय रेखा नहीं प्राप्त कर पाओगे। इज इट क्लियर? तो अगर पेपर में सवाल आता तो गलत करते थे ना सब लोग, अभी याद रहेगा? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कोमल सर क्या करवा रही हैं? ये सीटेट 2019 का पेपर है कोमल, और यहाँ पर एक सवाल आया था सममितीय रेखाओं का, तो बस मैंने एक सवाल और पूछ लिया आपसे कि सममितीय रेखाएं समांतर चतुर्भुज में कितनी होती हैं। तो आपको समझ में आ गया? मैं आगे बढ़ूं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिया जाए। ओके, क्लियर। एक और सवाल, चलिए ये रहा। यदि 11011 इज इक्वल टू 10 बेस है तो रिक्त स्थान में संख्या को भरो। इनमें से कौन सा जवाब सही है? रट के दोगे तो बताना, पूछूंगा तब मुझे बताना। यदि 11011 बेस 2 इज इक्वल टू बेस 10 में कन्वर्ट किया जाए तो इसका आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन सबसे पहले दिया सुभाष जी। डी को लॉक कर दे। ओके, डी को लॉक कर देते हैं। ओके, इसको थोड़ा समझाऊंगा मैं आपको, क्योंकि ये सवाल पेपर में आने के चांसेस बन जाते हैं, क्योंकि नंबर सिस्टम से निकला है और ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हो चुका था। जिनको आता है बहुत अच्छी, जिनको नहीं आता वो और समझे, एक बार में क्लियर हो जाएगा ये क्यों 27 आया। देखो याद रखना,
अगर किसी भी बेस को आप बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं तो बड़ा आसान तरीका है, आप संख्या लिख लेंगे यहाँ पर 1 1 0 1 1। जो बेस है ना 2 दिया है ना, इसको सबके ऊपर ले जाओ, यहाँ लिख देते हैं इसको, इसका बेस भी 2 था तो हम इसके ऊपर लगा देते हैं ऐसे इसको, और इसमें हमारे नंबर होते हैं वोल नंबर 0 से, बस इसमें नंबरिंग और करनी है आपको, वो आप उसमें माहिर हैं, 0 1 2 3 4 ऐसे। कोई दिक्कत? मैंने जो नंबर लिखा था वो बेस को ऊपर लिख दिया और सब पर गिनती डाल दी 0 1 2 3 4। हर किसी सवाल में जब भी आप कन्वर्जन करोगे आपको यही तरीका यूज करना है। मैं और भी 2 सवाल कराऊंगा आपको, पहले इसको देख लेते हैं। इसका मतलब क्या है, 1 गुना 2 की घात 4, तो 2 की घात 4 क्या होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, प्लस 2 की घात 3 कितना होता है 8, प्लस 0 की कुछ मल्टीप्लाई करो 0 हो जाएगा, 2 की घात 1 2 और 1 2 की घात 0 1 एकम 1, 16 8 24 तो 26 और 27। इज इट क्लियर? किसको समझ नहीं आया है? किसको समझ नहीं आया सवाल? देखो 2 की पावर 4 का मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 की 1 में गुणा करोगे तो 16 मैंने लिख दिया। ऐसे 2 टू दी पावर 3 करोगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, और 8 में अगर आप 1 की गुणा करोगे तो 8। इज इट क्लियर? एक सवाल दूं, आप करोगे? अपनी मजबूती के लिए एक सवाल करोगे? एक सवाल और दे देता हूं मैं आपके लिए, उसको मुझे करके बताना। ओके, देखता हूं इसमें से कौन मुझे आंसर देगा। अब सवाल थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूं, देखता हूं सवाल का आप जवाब कैसे देंगे। ओके, अब सवाल ये नहीं है, अब सवाल थोड़ा सा बदल गया है, ऑप्शन भी नहीं होंगे, सवाल दूसरा है। मैं नेक्स्ट पेज पर ले लेता हूं। चलो, सवाल है ये 1 1 0 1 1 0 1, ये सवाल है। इसको कन्वर्ट करना है आपको बेस 10 में, तो देखता हूं आपका जवाब क्या मिलेगा। लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू आर रेडी टू गिव द आंसर। जैसे मैंने बताया वैसे ही करना है। 1 1 0 1 1 0 1 बाइनरी में दिया है, बेस 2 है, और उसको कन्वर्ट करना है बेस 10 में। अभी मैंने तरीका बताया, ऐसे ही करना है। जल्दी से बताओ कौन इसका सही जवाब देगा। लेट्स सी। बच्चे ज़्यादा लाइक कम ऐसा क्यों हो रहा है भाई? थोड़ा सा बढ़ाओ इसको, ऐसे कैसे काम चलेगा? तो लेट्स सी व्हाट विल बी द राइट आंसर। ओके, लेट्स सी, देखता हूं जवाब क्या मिलता है। ओके, सवाल का जवाब नहीं आ रहा। आप लोग बड़े शांति से बैठे हैं, सवाल का जवाब नहीं आ रहा है, इतने सन्नाटा क्यों है भाई? चलो इसको भी समझते, मैंने अभी बताया था ना कैसे करना, बहुत इजी है। देखो, करना कुछ नहीं है, 1 1 0 1 1 0 1। अब बेस 2 था ना, तो सबके ऊपर लगा दिया 2 2 2 2। कोई प्रॉब्लम? और मैंने कहा इस पे आप गिनती लिख देंगे 0 1 2 3 4 5 एंड इसका मतलब क्या हुआ, 2 टू द पावर 6। मैं इसको पूरा लिख देता हूँ, इसको ऐसे लिखते हैं 1 इंटू 2 टू द पावर 6 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 5 प्लस 0 इंटू 2 टू द पावर 4 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 3 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 2 प्लस 0 इंटू 2 टू द पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 0। इसको ऐसे लिखते हैं, मैंने पिछली बार डायरेक्ट कर दिया था। तो 2 की पावर 6 क्या होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 64। 2 की पावर 5 32, ये 0 हो गया क्योंकि 0 की गुणा करोगे तो 0 हो जाएगा। 2 की पावर 3 कितना होता है 8, 2 की पावर 2 कितना होता है 4 0, 2 की पावर 0 1 एकम 1 1, जोड़ दो तो कितना हुआ 32 8 40 और 104 108 109 109। क्लियर? बात समझ में आई? नो नो नो, इट्स 1 नो 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 85 क्यों होगा? सबने 85 बताया, क्यों भाई 85 कैसे होगा? ये तो 90 तो यही हो गया, 64 और 32। हाँ, इन्हें अभी फंस गया, अभी फंस गए। तो ये सवाल सिर्फ बाइनरी का नहीं है, ये सवाल आपके प्राइमरी लेवल पर भी हैं, अपर प्राइमरी पर भी हैं, जहां पर आप संख्याओं के बेस को कन्वर्ट करते हैं, आप संख्याओं के आधार को कन्वर्ट करते हैं, और वो आधार कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए। अब तो ये सवाल मैंने बाइनरी का दिया। फॉर एग्जांपल एक सवाल और छोटा सा देता हूं, उसको समझिएगा। फॉर एग्जांपल सवाल ऐसा होता, ये बेस 4 है,
इसको आधार 10 में कन्वर्ट कर दो, तब कैसे करोगे? मैंने कहा 243 का आपका आधार बेस 4 है, 243 का बेस 4 है, आप इसको डेसिमल में बताओ कितना होगा। तो ये आपको आना चाहिए, ये आपका कंटेंट है, ये आपका सिलेबस में है कि 243 में अगर 4 आधार है उस संख्याओं का तो 10 में कितना होगा। तो कुछ नहीं करना है, सवाल ऑलवेज रिमेन सेम, ट्रिक ऑलवेज रिमेन सेम, मेथड इज ऑलवेज रिमेन सेम। कैसे? 243 की बात करते तो हम लिखा 2 4 3, हम करते हैं इसके ऊपर क्या 4 बेस है ना, तो जो भी बेस इसको ऊपर ले जाओ, ऐसे ले जाओगे और गिनती तो याद ही ना कहाँ से लिखनी है। ऐसे ये क्या हुआ 2 मल्टीप्लाई बाई 4 का स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 3 इंटू 4 की पावर 0, तो 4 चौक 16 दूनी 32 प्लस 4 चौक 16 प्लस 3, तो कितना हुआ 2 और 3 5 और 6 11, 3 और 1 4 और 5 51, 51 इज द राइट आंसर। कोई प्रॉब्लम? समझ गए? किसी को इशू? तो अगर आपको ऐसा भी मिल जाता है ना कि आपको आधार दूसरा है तो तरीका हमेशा सेम रहेगा, आपका तरीका कभी नहीं बदलेगा। किस किस को समझ नहीं आया जल्दी से बता दो भाई भाइयों। मुझे तो लगता है कि आप कर ही लेंगे, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको सवालों को करने में। आई एम राइट? कर सकते हैं ना? वेरी गुड। आगे बढ़ूं? ओके चलो, और सवाल दूं या आगे बढ़ूं? अब तो कर लेंगे ना इन सवालों को, इन प्रश्नों को। हाँ, इसका अपोजिट बता देता हूं भाई, नहीं तो आप मुझे परेशान करोगे। अब मैं इसका अपोजिट एक बार बता दूं। जैसे उसने बोला इसका आंसर 27 आपने दिया, अगर 27 को वापस आप बाइनरी में कन्वर्ट करो तो कैसे करोगे? तो 27 को वापस बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हम भाग करते हैं 2 का। कैसे? देखो 2 का डिवाइड किया कितना 13 दूनी 26, जो शेष बचे उसे यहाँ लिख दो, फिर 2 से डिवाइड करो, 2 छिक्का 12, शेष बचा 1 यहाँ लिख दिया, फिर 2 से डिवाइड किया, 2 तिया 6, शेष कुछ नहीं बचा उसके आगे लिख दिया, फिर 2 से डिवाइड किया, 2 एकम 2, 1 बार गया 1 शेष बच गया। अब 2 का भाग नहीं जाएगा, 2 से छोटा 1 आ गया, तो नीचे से इसको ऊपर गिन दो, तो क्या होगा 1 1 0 1 1। तो ऐसे आप बाइनरी में कन्वर्ट कर लेते हैं। इज इट फाइन? इज इट फाइन? कि आप बाइनरी को कैसे निकालेंगे? किसी की भी बाइनरी आपको निकालनी हो तो सिर्फ ये सबसे आसान तरीका है, इससे आसान कुछ नहीं। क्लियर है? अब मैं आगे वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। होप्स अब आपको एक एक चीज क्लियर हो चुकी होगी, अब कोई डाउट नहीं रहेगा। एक और सवाल, चलिए। एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है, यदि वर्ग की भुजा दुगनी कर दी जाए, अगर वर्ग की भुजा को दुगना कर दिया जाए तो नया परिमाप कितने गुना हो जाएगा, ये आपको बताना है। एक वर्ग की भुजा आपके सामने दी हुई है, यदि इस वर्ग की भुजा को दुगना कर दी जाए तो नया परिमाप कितने गुना हो जाएगा। प्रश्न आपके सामने है, जवाब मैं चाहूंगा आप लोगों के सामने मुझे मिले। ओके, लेट्स सी व्हाट विल बी योर राइट आंसर। ओके, बी को लॉक किया जाए। ओके, आपने कहा बी को लॉक किया जाए, अभी बी को लॉक करते हैं और देखते हैं आपका जवाब। लेट्स सी। देखो, समझने की कोशिश करना, सवाल इतना मुश्किल नहीं है। एक वर्ग है, ओके, ये हो गया आपका वर्ग। वर्ग की प्रॉपर्टी क्या होती है? इसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं। उसकी एक भुजा 10 सेंटीमीटर की है, तो इसका परिमाप कितना होगा 4a, दैट इज 40। क्लियर? उसने कहा इस वर्ग की भुजा को दुगना कर दिया जाए, अब इस वर्ग की भुजा को डबल कर दिया, तो एक भुजा कितने की होगी 20 की, तो इसका परिमाप क्या हुआ 4a, दैट इज 4 गुना 20 80। तो इस वाले का परिमाप 80, इस वाले का परिमाप 40। उसने कहा कितना गुना हो जाएगा, तो बड़े वाले का 80 है, छोटे वाले का 40 है, कितना गुना हो गया 2 गुना। इज इट क्लियर? आसान है ना? कोई मुश्किल तो नहीं किसी को? कोई मुश्किल हो तो मुझे बताओ। ओके, आगे बढ़े। वेरी नाइस। वन मोर क्वेश्चन फॉर यू। आपको समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात है। एक और सवाल आपके स्क्रीन पर मैं रख रहा हूं। ओके, लेट्स डू इट। ओके, देखते हैं जवाब क्या मिलता है आप लोगों का।
और यहाँ पर आपके जवाब लगातार जारी हैं। एक और बफरिंग हो रहा है, अभी ठीक हो जाएगा। अगर बफरिंग हो रहा है डोंट वरी। ओके, लेट्स सी। ओके, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया जाए। ओके, वन मोर क्वेश्चन फॉर यू, दिस वन। 72 इंटू 28 इज इक्वल टू 36 इंटू 4 इंटू वाट। इसमें क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। अब आपको बताना है इसमें से कौन सा आंसर होगा। उसने ऑप्शन दिए, ए वो 7 का गुणज है, ऑप्शन बी वो एक अभाज्य संख्या है, ऑप्शन सी वो 10 से कम है, या ऑप्शन डी सॉरी ऑप्शन ए या कंटेंट स्टेटमेंट डी एक सम संख्या है, या स्टेटमेंट ई 56 का गुणनखंड है। इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट सही लिखे गए हैं ये आपको बताना है। क्वेश्चन का ऑप्शंस ये आपके सामने 4 हैं। तो देखता हूं मैं आपका जवाब क्या मिलता है। तेजी से दीजिएगा आंसर और मुझे बड़ा अच्छा लगेगा अगर आप इसका आंसर सही देंगे। क्वेश्चन आपके सामने 4 ऑप्शंस आपके सामने मैंने रख दिए हैं और मैं चाहूंगा जवाब मिले तेजी के साथ। लेट्स डू इट गाइस। 22 का बी लॉक किया जाए। ओके, 22 का बी लॉक करेंगे अभी, आप टेंशन ना लें, अभी 22 का बी लॉक करते हैं। ओके ओके, लेट्स सी। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं, समझते हैं सवाल को। क्या आया है सवाल में बवाल, देखो समझो। पहले हमने सवाल को सॉल्व किया। 72 मल्टीप्लाई बाई 8। अरे भैया इसे चेक कर दो सही यार, ये टक के चल रहा है बार बार। अरे क्या, रुक जाओ यार, तुम क्लास कैसे चल रहा है। 72 इंटू 28 इज इक्वल टू व्हाट, 36 मल्टीप्लाई बाई 4 इंटू एक्स। मैं इसको एक्स मान लेता हूँ क्योंकि मुझे तो वैल्यू निकालना है। तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपने कहा 72 मल्टीप्लाई बाई 28 अपॉन 36 मल्टीप्लाई बाई 4। 36 दूनी 72 और 7 चौक 28। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह 14 आया। अब इस 14 के बारे में कौन कौन से स्टेटमेंट ट्रू हैं ये आपको देखना है ना। कौन कौन से स्टेटमेंट ट्रू है ये आपको देखने हैं। ओके, लेट्स सी। आपने पहला स्टेटमेंट पढ़ा 7 की गुणज है, आपने कहा 7 दूनी 14, एकदम सही बात है। क्या 14 एक अभाज्य संख्या, आपने कहा सर जी बिल्कुल भी नहीं हो सकती, काट दिया। क्या 10 से कम है, बोले 10 14 से कम थोड़ी होता है, 14 से कम थोड़ी होता है, 10 से कम थोड़ी होता है 14 तो बड़ा है ना 10 से, तो ये भी गलत। एक सम संख्या है, अरे हाँ 14 तो इवन नंबर है, और 56 का गुणनखंड है, 14 चौके 56 बिल्कुल है। तो यानी यहाँ पर 3 स्टेटमेंट सही सिद्ध हुए, ए डी और ई। अब ऑप्शन देख लो कौन सा है। इज इट क्लियर नाउ? हाँ बिल्कुल, ए डी ई राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2 दैट इज बी। बहुत बढ़िया, आप लोगों का जवाब बहुत ही खूबसूरती से आया है और राइट ऑप्शन दिया है, राइट करेक्ट आंसर आपकी तरफ से मुझे मिला है। दैट्स वेरी नाइस, बढ़िया जवाब आप लोगों का। एक और सवाल आपके स्क्रीन पर मैं रख रहा हूं, जल्दी से उसका भी आंसर देने की कृपा करें। अजीमों पे कृपा करो महाराज। और प्रश्न लेते हैं खास प्रश्न आपके सामने, ये रहा नेक्स्ट। कक्षा 3 में चतुर्थांश 1/4 की संकल्पना समझाने के लिए अध्यापक को कौन से उचित अनुक्रम का अनुसरण करने की आवश्यकता है। यानी वो बच्चे को चतुर्थांश यानी 1/4 का कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं, तो इनमें से कौन सा क्रम वो लगाएं। 3 स्टेटमेंट फिर दिए हैं। चतुर्थांश के प्रतीकों को श्यामपट्ट पर लिखना, ठोस पदार्थ लेकर उसे चतुर्थांशों में बांटना, चतुर्थांश को प्रदर्शित करने वाले चित्र दिखाना। इनमें से आपको सही क्रम चूज करना है। इनमें से पहले नंबर पर कौन आएगा, दूसरे नंबर पर कौन आएगा और तीसरे नंबर पर कौन आएगा, ये आपको बताना है। तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। बी। ओके, तो सवाल आपके सामने है, जवाब भी आपके सामने लिखे हैं और ए ऑप्शन मिला है यहाँ पर सबसे पहले प्रियंका का। सबसे पहला ऑप्शन प्रियंका जी ने दिया है। ओके, सभी लोग एक बोल रहे हैं, क्या बात है, खूबसूरत जवाब भाई, आप लोगों का तो जवाब खूबसूरत है, लाजवाब उत्तर देते हैं आप, दैट्स वेरी नाइस। एसीबी, आकांक्षा ने कहा एसीबी, एसीबी तो इसमें है। ओके, डी ऑप्शन
बी मुझे चूज करने को मिला है। ओके, समझते हैं। ए ऑप्शन, बी और फोर्थ ऑप्शन आपने चूज किया है। देखते हैं आखिरकार सवाल क्या था। तो किसी ने, शायद मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था, ELPS थ्योरी, शायद आपको याद हो इस थ्योरी के बारे में। किसी को जानता है ELPS थ्योरी के बारे में? कोई जानता है आप में से? व्हाट इज ELPS थ्योरी? तो ये थ्योरी बताती है कि बालक अपनी संकल्पनाओं को कैसे कंप्लीट करता है। जहाँ पर E स्टैंड करता है एक वर्ड के लिए, L स्टैंड करता है एक वर्ड के लिए, P स्टैंड करता है अनदर वर्ड के लिए, और S स्टैंड करता है अनदर वर्ड के लिए। तो कोई आप जानता है आप में से ये ELPS के फुल फॉर्म क्या है? आप में से कोई बता सकता है मुझे, या फिर मैं ही बता देता हूँ? चलो, समय की सीमाएं हैं अपनी, और आप लोग नहीं बता रहे तो मैं बता देता हूँ। ओके, लेट्स सी। देखिए, ई का मतलब होता है, मैं यहां लिख देता हूं, दैट इज एक्सपीरियंस। एल का मतलब लैंग्वेज। पी का मतलब होता है पिक्चर्स, और एस का मतलब होता है सिंबल्स। हिंदी में लिख देता हूं मैं, अनुभव। पहले नंबर पर बच्चा अनुभव करता है चीजों को, उसके बाद वो भाषा का प्रयोग करना सीखता है, उसके बाद वो चित्र को बनाना सीखता है, और सबसे अंत में वो उनके संकेत लिखना शुरू करता है। तो ये ELPS थ्योरी के अकॉर्डिंग बात चलती है। ELP याद रखिएगा, अगर आपको ELPS याद है तो आप क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे, और कोई भी क्वेश्चन इस तरह का मिलेगा तो आप इजीली मैनेज करेंगे। अब देखते हैं सबसे पहले क्या आता है। अनुभव, ठोस पदार्थ को लेकर उसके चतुर्थांश में बांटना, दैट इज एक्सपीरियंस। ऑप्शन नंबर बी पहले। उसके बाद आया, उसने क्या बोला, चित्र बनाना। चित्र मैंने क्या बताया था, सेकंड नंबर पर चित्र आते हैं। लैंग्वेज इसमें है ही नहीं भाई, लैंग्वेज तो इसमें दी नहीं कहीं भी, तो उसने बोला पिक्चर, तो दूसरे नंबर पिक्चर आई यानी सी, और सबसे अंत में क्या आता है, सिंबल, दैट इज संकेत लिखने, प्रतीक लिखने, दैट इज ए। इसलिए इसका सही जवाब क्या था। तो सबसे पहले बच्चे को आप जो दैनिक चीज, आसपास की चीजें हैं, ठोस चीजें हैं उनको बांट कर सिखाओगे, उसके बाद उनके चित्र दिखाओगे, और देन आप उसको शाम पट पर उसका सिंबल बना दोगे कि ये है 1/4, 1/4 इसको बोलते हैं। इज इट क्लियर? सभी लोगों को समझ में आ गया है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? यस के नो? बहुत बढ़िया, ए ऑप्शन आपने दिया है तो काफी खूबसूरत जवाब है। ओके, लेट्स सी, आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल आपके स्क्रीन पर रखता हूं मैं, और देखता हूं एक और सवाल का जवाब मुझे आप क्या देते हैं। ओके, ऑल ऑफ यू आर रेडी ना? ऑल ऑफ यू आर रेडी? यस। एक और सवाल आपकी स्क्रीन पर, 24th क्वेश्चन ये रहा। कक्षा 3 के छात्र ने 16 गुणा 25 का गुणनखंड इस प्रकार किया। नी स्टूडेंट ऑफ क्लास 3rd मल्टीप्लाई 16 into 25 in this way, that is 16 into 25 is equal to 8 into 2 into 5 into 5, again 8 into 5 into 2 into 5, then 40 into 10, then is 400। इस प्रश्न को हल करने के लिए छात्र ने गुणन के किस नियम का प्रयोग किया, ये आपको बताना है। डी को लॉक किया जाए, सबने कहा डी को लॉक कर दिया जाए। ओके, TGT PG मैथमेटिक्स अनअकैडमी पर चलता है क्या? बिल्कुल चलता है प्रियंका जी। अभी TGT PGT के लिए स्टार्ट हुआ है, PRT TGT के लिए मैथ शुरू हो चुका है। डी को लॉक कर दे प्रतीक, सिर्फ एकमात्र व्यक्ति जिसने लॉक करने के लिए बोला है। आप सब लोग क्या बोलते हैं कि डी को लॉक किया जाए कि नहीं किया जाए? यस के नो? आपने कहा कर दो। ओके, डी बिल्कुल सही समझा आपने। देखो सवाल को समझना, बच्चे ने क्या काम किया है, 8 गुणा 2, पहले उसने फैक्टर किए 16 के 8 गुणा 2, 25 किए 5 गुणा 5, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगली बार उसने 8 को 5 के साथ और 2 को 5 का रिप्लेस कर दिया, यानी 5 और 2 को आपस में रिप्लेस कर दिया। और मैंने बताया था ना, अब यहाँ पर नंबर ऑफ वेरिएबल कितने, 4 है। अगर मात्र 2 संख्याएं हैं, अगर मात्र 2 संख्याएं हैं तो आप इसको कॉम्यूटेटिव लॉ यानी क्रम विनिमय नियम कहेंगे। लेकिन जैसे ही संख्या कितनी हो जाए, जैसे ही संख्या 2 से ज्यादा हो, जैसे यहाँ पर 4 हो गई या 3 संख्याएं हो जाएं, 2 से ज्यादा जितनी भी संख्याएं होंगी, वहां पर हम एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव प्रिंसिपल या सहचार्य नियम का यूज करते हैं। 2 बात याद रखिएगा, कॉम्यूटेटिव लॉ में आप एक ही ऑपरेटर को यूज करते हैं। अगर प्लस की बात करेंगे तो प्लस प्लस, गुणा की बात करेंगे तो गुणा गुणा। सेम आप एसोसिएटिव लॉ में भी अगर प्लस की बात करेंगे तो सारे सिंबल प्लस के होंगे, मल्टीप्लाई की बात करेंगे सारे सिंबल मल्टीप्लाई के होंगे।
लेकिन वितरण नियम जब आ जाता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जब आ जाता है, उसमें क्या होता है, उसमें दोनों सिंबल साथ में चलते हैं, प्लस का भी और मल्टीप्लाई का भी। तो आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जब आप क्वेश्चन को कर रहे हो तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं आइडेंटिफाई, कि अगर उसमें दोनों सिंबल का यूज किया गया है, दोनों सिंबल्स का यूज किया गया है, तो वह डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। बफरिंग हो रहा है, 1 मिनट रुक जाओ भाई, बफरिंग का ही इलाज आपका चल रहा है, बफरिंग कर रहा है। ओके वेट ए मिनट, इंटरनेट में पता नहीं क्या इशू हो रहा है, 1 मिनट अभी देख लेता हूँ क्या बफरिंग हो रही है। ओके आगे बढ़ते हैं और एक नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन लिया जाए। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। समावेशित विद्यालय में आप अपनी कक्षा के दृष्टिबाधित छात्रों की आवश्यकताओं को कैसे पूरा करेंगे। आपकी क्लास में दृष्टिबाधित बच्चे हैं जो देख नहीं सकते, आप उनकी आवश्यकताओं को कैसे पूरा करेंगे, क्वेश्चन ये है। और मैं चाहूंगा आपका जवाब एकदम अच्छे से सटीक रूप से मिले। क्या होगा आपका जवाब, लेट्स सी। क्वेश्चन आपके सामने है। ओके क्वेश्चन आपके सामने है और मैं चाहूंगा जवाब मिले। एक समावेशित बात कर, इंक्लूसिव एजुकेशन की हम बात कर रहे हैं और सभी जानते हैं इंक्लूसिव स्कूल्स में इंक्लूसिव एजुकेशन होती है, जहां पर हर एक बच्चे को समान अधिकार, समान से बैठने का दर्जा, भेदभाव इन सबसे दूर रखा जाता है। और आप सबने कहा है ओके डी ऑप्शन, डी को लॉक कर दे, पक्का लॉक कर दें। ओके तो आपने कहा पक्का लॉक कर दिया जाए, चलो देख लेते हैं। पक्के लॉक करने की बात कर रहे हो तो पक्का लॉक कर देते हैं। और सभी साथी कह रहे हैं मेरे किसको लॉक किया जाए, पक्के तरीके से। ओके लेट्स सी, देखते हैं लॉक कैसे कर सकते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन की तरफ देखो। बच्चा दृष्टिबाधित है, आप उसे विशेष शिक्षक के पास, तो फिर इंक्लूसिव एजुकेशन कहाँ रहेगी, बच्चे को बाहर भेज रहे हैं स्कूल से अतिरिक्त समय देकर, नहीं। इंक्लूसिव एजुकेशन कहती है सबको समानता का अधिकार है। उच्च उपलब्धि बच्चों के साथ बैठाओगे तो वो उनको परेशान कर देंगे, क्योंकि वो तेज सवाल करेंगे और वो देख नहीं सकते। सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप अधिगम की वैकल्पिक प्रणाली, यानी आप अल्टरनेटिव सिस्टम्स को यूज करेंगे, जैसे ब्रेल लिपि, देखा ना, ब्रेल लिपि यूज करते हैं। तो बिल्कुल सही पकड़े हैं आप, जवाब एकदम सही जवाब दिया आपने। तो समावेशित स्कूलों में चीज को समझने के लिए, सवालों को करने के लिए आप समावेश शिक्षा में इसका प्रयोग किया जाता है। ओके एक और सवाल, वन मोर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, दीजिएगा इसका भी जवाब। संख्यांक और संख्या के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं संख्यांक और संख्या के बारे में, नंबर एंड न्यूमरल। तो संख्यांक क्या है, संख्यांक और संख्या के संबंध में आपको बताना है जवाब, और मैं देखूंगा आपका जवाब क्या मिलेगा। ओके लेट्स सी। तो संख्यांक एक प्रतीक है जिसे संख्या को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। संख्या, एक संख्या को विभिन्न संख्याओं के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। 2 का स्टेटमेंट है, इनमें से कौन सा सही है। बी ट्रू है, ए फॉल्स है। ए और बी बोथ आर ट्रू, ए और बी दोनों अशुद्ध हैं। ए और बी बोथ आर फॉल्स, ए ट्रू है, बी फॉल्स है। तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। बी को लॉक करने की बात चल रही है। ओके आप जैसा कहेंगे। तो यहां पर जवाब मिला है बी को लॉक कर दिया जाए, बी को लॉक करने की बात हो रही है। ओके बी को लॉक कर दिया जाए, बी को लॉक कर दिया जाए, कह रहे से बी को लॉक कर दो। ओके देखते हैं बी को लॉक करके आप मुझे क्या बताते हैं, आपके सवाल के जवाब क्या आते हैं। लेट्स सी आपका जवाब क्या होगा खास। मैं अच्छा हूं, आप कैसे हैं, किजले कुमार। बी को लॉक मैंने कर दिया, आपने जैसा कहा मैंने वैसे ही इसको किया, लॉक कर दिया, कोई बात नहीं, लॉक्ड है। समझते हैं इनका मीनिंग क्या है। देखो संख्यांक और संख्या में क्या अंतर है। किसी संख्या को प्रदर्शित करने का तरीका, संख्यांक कहलाता है।
जैसे मैं आपको बोलूं 28, ये मैंने लिखा है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो? आप बोले सर इसको हम लिख सकते हैं 28, आप इसको 28 भी ले सकते हैं, आप इसको 2 दाई 8 इकाई भी लिख सकते हैं, आप इसको 28 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो एक संख्या को आप जिस तरीके से प्रदर्शित करते हैं, किसी भी संख्या को आप जिस तरह से प्रदर्शित करते हैं, उस प्रदर्शित करने के तरीके को ही हम संख्यांक कहते हैं। उस प्रदर्शित करने के तरीके को ही हम संख्यांक कहते हैं, जैसे कि मैंने आपको यहां दिखा दिया है। ठीक है, तो 28 एक संख्या, ऐसा निश्चित नहीं है कि 28 हमेशा एक संख्या होगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि शब्दों में लिखो, मैंने बोला 28 को अंकों में लिखो, डिजिट में लिखो, आपने लिखा 28, तो इस समय ये संख्या का संख्यांक ये होगा। तो यानी एक संख्यांक क्या है? एक प्रतीक है, संख्या को प्रदर्शित करने का तरीका मैंने बताया आपको। दूसरा क्या है? एक संख्या के विभिन्न संख्याओं, बिल्कुल सही बात है, यानी एक संख्या को आप बहुत सारे न्यूमरल से डिस्प्ले कर सकते हैं। इज इट क्लियर? तो राइट ऑप्शन क्या हुआ? राइट ऑप्शन आया आपके सामने ऑप्शन नंबर बी। दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई किसी को? ओके, एक और सवाल आपके सामने। नमस्कार देविका, कैसी हैं आप? एक और सवाल, चलो बताओ जल्दी से। ये तो हलवा सवाल है, इसको तो हलवा की तरह गड़प कर जाना। निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय प्रक्रम नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मैथमेटिकल प्रोसेस? कंठस्थ करना, आकलन करना, पक्षांतरण या मानस दर्शन। आसान है, आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि एनसीएफ ने क्या कहा? एनसीएफ बोला, एनसीएफ कहता है रटना पाप है, और जो रट जाए और रट रट के ना माने, उसके घर में सांप है। बच्चा डर जाता है लेकिन रटना नहीं छोड़ता है। तो रटना मना है, रटने को बिल्कुल मना किया जाता है। एनसीएफ कहता है कि चीज़ों को कॉन्सेप्चुअली समझाओ, कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर करो, ना कि रटवा कर। आसान सवाल था। मानस दर्शन को बोलते डेमोन्स्ट्रेशन या विजुअलाइजेशन। मैथमेटिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट टास्क विजुअलाइजेशन ही होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल, क्लास का टाइमिंग 5 बजे। चलिए एक और सवाल ये रहा। निम्नलिखित में से क्या प्रारंभिक संख्या संकल्पना से संबंधित नहीं है? 1 संरक्षण, 2 मापन, 3 वर्गीकरण या 4 वर्ग समावेश। इनमें से क्या प्रारंभिक संख्या संकल्पना से संबंधित नहीं है, ये आपको बताना है। इसको कंजर्वेशन भी बोलते हैं, संरक्षण को। कंजर्वेशन, मेजरमेंट, क्लासिफिकेशन या क्लास इंक्लूजन। इनमें से कौन सा सवाल आप देंगे? ए क्वेश्चन नंबर 28 का डी वर्ग समावेश, बी मापन। सब लोगों के अपने अपने अंदाज में जवाब मिले हैं, लेकिन यहां पर मैं बता दूं प्रतीक ने कहा है बी ऑप्शन, और जो एकदम सही जवाब है। तो प्रतीक आपने एकदम सही कहा। देखिए, मापन मेजरमेंट जो है वो कक्षा 3 से शुरू होता है, जहां पर बच्चा मीटर, सेंटीमीटर और मापन परिक्रम को समझता है। हालांकि अगर मापन नहीं होता मैं इसको कंजर्वेशन ही आंसर देता, क्योंकि कंजर्वेशन का मतलब होता है आप किसी चीज़ को किस स्तर पर किस तरह से पढ़ते हो, आप किस चीज़ के लिए कौन सा नियम सुरक्षित है, वो संरक्षण है। लेकिन वो कक्षा 2 से ही शुरू हो जाता है, इसलिए इसको हम नहीं काट सकते। क्लासिफिकेशन, बच्चा संख्याओं को वर्गीकृत कर सकता है, यानी वो 1 2 3 4 में विषम सम ढूंढ सकता है। और वर्ग समावेश का है कि इस टोकरी में कितने आम हैं, बच्चा गिन के बता सकता है। तो ये सब काम होता है प्रारंभिक संकल्पना पर, लेकिन मेजरमेंट वाला काम संकल्पना पर नहीं होता। इसलिए राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 मापन। क्लियर है भैया? लाइक वाइक बढ़ाते रहो, लाइक वाइक बड़े कम दिख रहे हैं मुझे आप लोगों के। एक और सवाल आपके स्क्रीन पर। चलो, योग की बात हो रही है, योग पर निम्नलिखित शाब्दिक समस्याओं को पढ़िए। एक टोकरी में 15 संतरे हैं और दूसरी टोकरी में 17 संतरे हैं, सब मिलाकर कितने संतरे हैं?
और एक कथन, दूसरा स्टेटमेंट क्या है, एक 9,950 वाले मोबाइल फ़ोन की कीमत में बजट के बाद 1,375 रुपये की वृद्धि हो गई। अब नई कीमत क्या है, इनमें से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। ए, दोनों ही कथन समुच्चय संरचना को प्रदर्शित करते हैं, दोनों ही योग की संवर्धन संरचना को प्रदर्शित करते हैं। ए योग की संवर्धन संरचना को प्रदर्शित करता है और बी योग की समुच्चित संरचना को प्रदर्शित करता है। ए योग की समुच्चित संरचना को प्रदर्शित करता है और बी योग की संवर्धन संरचना को प्रदर्शित करता है। तो ये आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो आपने कहा सी को लॉक किया जाए, ओके सी को लॉक किया जाए। चलो सी को भी लॉक करेंगे, लेकिन पहले आपको बता दें सी को क्यों लॉक करते हैं। देखो, अगर आप एक जैसी प्रॉपर्टी के एलिमेंट में उसी प्रॉपर्टी के एलिमेंट मिलाते हैं तो वो समुच्चय बनता है। बस याद रखना, संतरे में संतरे मिलाएंगे तो समुच्चय है, ठीक है। तो ए समुच्चय में आएगा। तो राइट ऑप्शन क्या था, ऑप्शन नंबर 4। और एक मोबाइल की कीमत इतने रुपए बढ़ गई तो ये इंक्रीमेंटल अप्रोच हो गई, ये संवर्धन में आएगा। तो बी योग की संवर्धन संरचना को प्रदर्शित करता है। किसी ने भी मुझे शायद 4 ऑप्शन नहीं दिया था, सबने सी को लॉक कराया। डी सही जवाब है इसका। राइट ऑप्शन इज डी, नॉट बी, सी और ए। क्लियर है, क्योंकि जब आप एक जैसी प्रॉपर्टी के एलिमेंट्स को जोड़ते हैं तो वहाँ पर आप समझ लीजिएगा, वहाँ पर ही आप ये जान पाते हैं कि वो एक ही प्रॉपर्टी के एलिमेंट है, एक जैसा ग्रुप है उनका, तो उसको समुच्चयी सेट थ्योरी के नाम से जान लेते हैं। इज इट क्लियर? बढ़िया। तो सवाल समझ में आए सारे आज आपको? अच्छा लगा हो तो भाई लाइक ज़रूर कर देना, और अगर चैनल पे आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और आगे बढ़ा दें, और जिससे कि और ज़्यादा लर्नर कल जुड़ पाए। कल फिर से मैं सीटेट का एक नया पेपर 2019 में सेकंड पेपर जो आया था उसको लेकर शुरुआत करूंगा, तो आप सभी लोग तैयार रहिएगा उस पेपर के लिए। ओके, तो चलिए अब मैं लेता हूं इजाज़त। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने का। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर आवर वीडियो। थैंक यू वेरी मच गाइस, शुक्रिया, नमस्कार। अच्छा लगा हो तो लाइक करके अपने कमेंट जरूर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। शुक्रिया, नमस्कार, थैंक यू।